अगर आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ऐसे मत करो, ये सब छोटी छोटी चीजें मिला के एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की रोड बनाती हैं। क्या आपको भी कभी किसी ने गोस्ट करा है? क्या आपका भी दिल टूटा है? आई एम श्योर किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिसके अंदर उनका दिल बहुत भारी हुआ होगा। तो आज हम इन्हीं सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। लव रिलेशनशिप्स ब्रेकअप, ये आजकल की लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। हम इन चीज़ों को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट भी हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फीलिंग्स जुड़ी हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और किसी ने आज तक स्कूल में सिखाया ही नहीं कि फीलिंग्स के साथ कैसे डील करना है। इसलिए मेंटल हेल्थ बहुत हैम्पर होती है जब हम किसी ब्रेकअप या एक टफ रिलेशनशिप के अंदर होते हैं। हम इस लव ब्रेकअप की साइकिल में तब तक फंसे रहते हैं जब तक हमें वो मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट नहीं मिल जाता जो हमारी सारी चेकलिस्ट पे टिक लगा दे। पर क्या जेन्युइनली कोई एक मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट है भी? तो जब हम किसी ब्रेकअप से निकलते हैं, जो कि एक रिलेशनशिप हुआ, समझ लो 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का भी देखा है मैंने, तब एक पेन, एक ट्रॉमा, एक हर्ट, बहुत सारी मेमोरीज को पीछे फेंकना अपने दिमाग में, वो बहुत मुश्किल होता है और उससे निकलना और उससे आगे बढ़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम युविका दत्ता है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 4 साल से मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रही हूँ और आप जैसे बहुत सारे लोगों को हेल्प करती आ रही हूँ जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज से जूझ रहे हैं। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारी लाइफ का जो रिलेशनशिप्स है उस पर बात करेंगे, स्पेशली द ब्रेकअप पार्ट जो रिलेशनशिप में आता है और जिससे हमें बहुत अफेक्ट होता है। ब्रेकअप के बाद जो इमोशनल टर्मोइल आता है उससे निकलने के लिए, या बहुत सारे लोगों के पास आप जाओगे वो बोलेंगे कि हमें इससे डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को, लेकिन डिस्ट्रैक्शन इज नॉट द सोल्यूशन। तो आज हम इसके सोल्यूशंस, क्या प्रोसीजर है और क्या चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं एक ब्रेकअप से निकलने में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़े से ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करते हैं जो कि आजकल यूजुअली लोग यूज कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में। सबसे पहला, सिचुएशनशिप्स। इसके अंदर क्या होता है कि ना आप कमिटेड हो ना आप दोस्त हो, पर क्योंकि आपके अंदर कुछ इमोशनल फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, तो बहुत सारी कंफ्यूजन है। सेकंड चीज, लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग के अंदर शुरू में तो आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत अटेंशन देंगे, लेकिन एक दिन एकदम से गायब हो जाएंगे। थर्ड है ब्रेड क्रमिंग, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी आपको उतनी ही अटेंशन देगा जितनी रिक्वायर्ड है, ताकि आपको और उनका वो एक धागा होता है जो बीच का, वो बना रहे, लेकिन उतनी भी नहीं दे देंगे कि आप उनसे प्यार में पड़ जाओ, तो आप हमेशा अगेन कंफ्यूज रह जाते हो। फोर्थ, गोस्टिंग, जिसके अंदर एकदम से ही सारा कांटेक्ट गायब हो जाता है और पता ही नहीं होता कि क्या मैं इस इंसान को जानता भी था या जानती भी थी। ये सारे टर्म्स बहुत न्यू हैं, लेकिन इस सब का इमोशनल इम्पैक्ट भी बहुत पुराना है और इसके साथ जो हमारी फीलिंग्स आती हैं वो भी है, तो हम ह्यूमंस ही, तो वो बहुत डीपली हम फील भी करते हैं। क्या आपको भी कभी किसी ने गोस्ट करा है? क्या आपका भी दिल टूटा है? आई एम श्योर किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिसके अंदर उनका दिल बहुत भारी हुआ होगा। तो आज हम इन्हीं सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि कैसे एक ब्रेकअप से निकले। तो मैं ये नहीं बोलूंगी ये जितनी सॉल्यूशंस मैं आज दे रही हूँ वो आपको इसी फॉर्मेट में करने हैं या इसी तरीके से करने हैं, बट आपके लिए जो काम करता है आप वो कर सकते हैं। सबसे पहला है इस सब में से सेल्फ वैलिडेशन सीखना। ब्रेकअप के बाद अपने आप को ये बोलना कि मेरी ही गलती थी, मैंने ही कुछ बुरा बोला होगा, या मैंने ही पूरा एफर्ट नहीं डाला होगा, या कुछ गड़बड़ कर दी होगी, ये बोलना सही नहीं है। एक रिलेशनशिप के अंदर 2 लोग होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपसे ही कोई गलती हुई हो, एंड गलती हुई भी हो वो भी कुछ श्योरिटी नहीं है इस बात की। तो सबसे पहले अपने आप को क्वेश्चन करना बंद करो।
अगर आपने पूरे प्यार के साथ पूरा एफर्ट दिखाया है एक रिलेशनशिप में, तो आपको अपने आप को क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, और बहुत सारे लोग इसे डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, बट डिस्ट्रैक्शन करने के भी एक तरीके हैं जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड रूटीन। अब आपको ऐसे नहीं करना कि आप कभी भी नेटफ्लिक्स देख रहे हो, या आपका मन कर गया तो आप चलो कोई मूवी देखने चले गए या शॉपिंग करने चले गए। उसे डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलते, है भी वो डिस्ट्रैक्शंस, पर वो टेम्परेरी हैं। आपको अपना एक रूटीन फॉर्म करना है, जिस रूटीन के अंदर एक्सरसाइज इंक्लूड होगी, मेडिटेशन इंक्लूड होगा, प्रॉपरली जिस समय पे आप काम करना चाहते हैं वो इंक्लूड होगा, आपका रिलैक्सेशन का टाइम होगा, फैमिली फ्रेंड्स का टाइम होगा। सब चीज़ों को एक फॉर्मेट के तरीके से, एक टाइम टेबल के तौर पर आपको यूज़ करना है, जिससे आप एक रूटीन में आ जाएं और आपको थोड़ा सा और बेटर फील होगा, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में नोटिस करा है। थर्ड चीज़ हमारी है सोशल सपोर्ट। जब मैं सोशल सपोर्ट की बात करती हूँ, उसके अंदर हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, वो सब लोग जो हमसे बहुत क्लोज निट भी हैं और जो हमसे प्यार भी करते हैं। तो एक सोशल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हिचकिचाओ मत कि अगर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन करा रात को तो कितना एम्बैरेसिंग होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कभी रात को 2 बजे अपने बहुत अच्छे दोस्त को फ़ोन करोगे तो वो ये नहीं बोलेगा कि अरे क्यों फ़ोन कर रहे हो, वो आपकी बात सुनेंगे। तो कोशिश करिए कि आप अपनी बात दिल से कहिए। मेरी एक दोस्त है, वो क्या करती है कि वो हमेशा बोलती है कि मेरे को तो ऐसे नहीं फ़ोन करना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों किसी की नींद खराब करूँ, क्यों बर्डन बनूँ, क्यों बैगेज अपना किसी और को दिखाऊँ। पर मैं उसको हमेशा समझाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग अपने दोस्तों के लिए होते हैं, अपने फैमिली के लिए भी हम प्रेज़ेंट हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि आप लोगों को हेल्प माँगनी है और हिचकिचाना नहीं है उस हेल्प को माँगने में। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जिसके अंदर आप, बहुत ही छोटी-सी चीज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, जिसे जर्नलिंग कहते हैं। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को जर्नलिंग ज़रूर एडवाइस करती हूँ, चाहे वो किसी सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हों या एक थोड़ी-सी सिस्टमैटिक लाइफ चेंजेस से उन्हें प्रॉब्लम आ रही हो। जर्नल एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसके थ्रू आप अपनी फीलिंग्स को लिख के एक्सप्रेस कर सकते हो। जब भी आप उसे लिखोगे, वो आपके सिस्टम से निकलता जाएगा और आपको बेटर फील होगा। स्लोली स्लोली वो एक हैबिट बन जाती है, तो आपका सारा दुख और आपका सारा फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे आप देखोगे कि कम हो रहा है, क्योंकि आप सब कुछ लिख के बाहर निकाल रहे हो। तो फिफ्थ चीज जो आप कर सकते हो, जिसको बोलते हैं बाउंड्री फॉर्मेशन। बाउंड्रीज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ हो, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ हो, या हमारे पार्टनर्स या रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। स्पेशली आफ्टर अ ब्रेकअप, आपको बाउंड्री फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज आपको कितनी अफेक्ट कर सकती है, तो आप उतना ही उसका इम्पैक्ट लीजिए, और क्या चीज आपके पार्टनर को उतना अफेक्ट कर सकती है, तो आप उस अकॉर्डिंग ही उनसे बात करिए या कोई टॉपिक शेयर कीजिए। स्पेशली एक ब्रेकअप के बाद बहुत जरूरी है कि आप उन्हें टेक्स्ट लिख के डिलीट ना करें, या उन्हें फॉलो या अनफॉलो ना करें, या उनको स्टॉक ना करें, क्योंकि वो आप ही पे इम्पैक्ट करेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो मैं तो सीधा बोलती हूँ, ब्लॉक कर दो, सिंपल एंड स्ट्रेट, मैसेजेस से, कॉल से, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, व्हाट्सएवर जो आप यूज करते हैं। नंबर 6 वुड बी ग्रीविंग। अब ग्रीविंग जरूरी नहीं है कि अगर किसी की डेथ हुई हो तभी हम ग्रीव करते हैं। हम ग्रीव हर उस समय, हर उस चीज और हर उस इंसान के लिए कर सकते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और हमारी जिंदगी से चला गया हो। तो ग्रीविंग के प्रोसेस को रोको मत। रोना आ रहा है, रो। अगर आपका मन कर रहा है कि जोर से चीखें या कुछ बहुत तेज की चिल्लाएं तो चलेगा, पर ये करिए। ग्रीविंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांजिशन का। अगर आप ग्रीव करते हैं तो आप अपने सारे इमोशंस को आराम से बाहर भी निकालते हैं। थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा पेनफुल भी होगा, बट बिलीव मी वो काफी इम्पैक्टफुल होगा। तो मेरे क्लाइंट थे, वो ग्रीव नहीं कर रहे थे। मैंने उनको 1-2 बार बोला, बट अगेन मेरे सिर्फ बोलने से कि आप ग्रीव करो, कोई ग्रीव तो नहीं करेगा। तो मैंने उनको ये बोला कि आप एक काम करिए, जो भी आपकी अच्छी यादें थी अपने एक्स के बारे में, उसे लिखिए, उनकी फोटोज को देखिए और एक डायरी बना लीजिए, जो जो आपके अच्छे मोमेंट्स थे। उन्होंने वो बनाई और 1 हफ्ते बाद जो वो रोए, वो रोना उनकी ग्रीविंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो वो रोक रहे थे। और वो बोलते थे कि मैं क्यों रोऊं, मुझे तो बुरा ही नहीं लग रहा, पर एक अजीब सी यहाँ पे कुछ अटकता है, पेट में दर्द होता है। तो तब
जब वो रोए तो वो सारी एंजाइटी उनकी स्लोली फ्लो होती गई, और जब वो फ्लो हुई तो उनका वो दुख भी बाहर आया, वो पेन भी बाहर आई। हाँ, उस टाइम उनको बहुत सारा फिजिकल डिस्कम्फर्ट फील हुआ होगा, बहुत अनकंफर्टेबल भी फील हुआ होगा, लेकिन वो टेम्परेरी था। तो साइकोलॉजी के अंदर और हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हम ट्राई करते हैं कि हम आपकी रूट कॉज पे काम करें, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर पे। शुरू में हाँ, हम आपको ये समझाते हैं कि ऊपर का कॉन्शियस लेवल पे हम काम करेंगे, हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन हमारा एक्चुअल वर्क आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस से रिलेटेड होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, वो एग्जाम्पल मेरा ही है। ब्रेकअप मेरा भी हुआ है, कभी ना कभी तो जिंदगी में हम सबका ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे को वो सारे स्टेप्स पता है और मैंने क्विकली वो सारे स्टेप्स कर लिए और मैं ठीक हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हर ब्रेकअप से निकलने का एक टाइम होता है, हमें वो पेन को महसूस करने का एक वक्त होता है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तब कोविड आ गया था, तो सोचो कि मैं तो अपने घर के अंदर ही बंद हो गई थी उस पूरे टाइम के अंदर। हाँ, मैं काफी सारा रोई, बहुत सारी रातें भी ऐसी गईं जिसके अंदर मुझे लगता था कि मैं कितनी अकेली हूँ। लेकिन जब-जब मुझे वैसा फ़ील होता था, मैं तब-तब अपने किसी न किसी दोस्त को फ़ोन कर देती थी। मेरे हिसाब से मैंने कुछ 5, 6, 7 लोगों की तो नींद खराब करी ही है। पर वो लोग हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और जब मैं रोती थी तो वो भी मुझे समझाते थे। कुछ समझाते थे, कुछ सुनते थे, पर वो एक सोशल सपोर्ट था जिसने मेरी काफ़ी मदद करी। उसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारी और हॉबीज़ और सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करी, जैसे हमें कोविड में काफ़ी टाइम मिला था। तो मैं वो सब करती थी जिससे मुझे अच्छा फ़ील होगा। वो हर चीज़ जो मेबी मेरा एक्स मुझे नहीं करने देता था, अच्छा आदमी नहीं था। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में हेल्प करती थी और मेरे सेल्फ एस्टीम को भी बूस्ट करती थी। उन एक्टिविटीज़ के अंदर समझ लो पेंटिंग आ जाता था, जिससे मैं थोड़ा सेल्फ एक्सप्रेशन करती थी। नहीं तो मैं बहुत लिखती थी, कुकिंग करती थी। उसके साथ ही साथ मैं बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाती थी, एंड तब मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम से निकल रही थी, तो मैं अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी, जिसके अंदर मैं साइकोलॉजी की और बुक्स पढ़ती थी। कभी-कभार कुछ किताबें पढ़ने से भी हमें अच्छा लगता है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हमें ब्रेकअप और लव से और क्लोज़ली हमें समझ आता है कि इनके मीनिंग्स एक्चुअली में है क्या। तो जिन लोगों को किताबें पढ़ना पसंद है, वो लोग हमेशा किताबों की मदद ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो हमें लव और रिलेशनशिप्स के बारे में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देती हैं, और हमें और बेटर समझ आता है कि इन सब चीज़ों का मीनिंग एक्चुअली में है क्या। तो मैंने तो अपने ब्रेकअप के बाद यही समझा था कि जब तक मैं खुद से प्यार नहीं करूँगी, तब तक मुझसे कोई और प्यार नहीं कर सकता। इट ऑल स्टार्ट्स विद आवरसेल्फ। हमारा जो अंदर का सेल्फ है, जो मैं है हमारी, हमें पहले उस पे काम करना चाहिए। कोई भी रीबाउंड पे जाने से पहले या कोई भी हुकअप्स करने से पहले, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने पे काम कीजिए। जानिए कि आपको क्या चाहिए एक रिलेशनशिप से। तो अभी मैं आपको हेल्दी रिलेशनशिप वर्सेस टॉक्सिक रिलेशनशिप के बीच का एक मतलब समझाऊंगी। आजकल वो टर्म है ना, रेड फ्लैग्स, जो कि हम बहुत यूज कर रहे हैं, वो आता है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के अंदर। तो जब हम पॉजिटिव या हेल्दी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, उस वो तभी बनते हैं जब हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं। ढंग से कम्युनिकेट करने का ये मतलब है कि आप अपने पार्टनर को ये बताइए कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या नापसंद है, लेकिन रिस्पेक्टफुली। जिससे मेरा सेकंड पॉइंट आता है कि एक रिलेशनशिप के अंदर वो तभी हेल्दी हो पाता है जब दोनों पार्टीज एक दूसरे की अच्छे से रिस्पेक्ट करती हों। अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वो कैसे इंसान है उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप उनसे कभी प्यार ही नहीं कर पाओगे। मे बी आपको लगेगा आप उनसे प्यार करते हो, पर वो वैल्यू नहीं आएगी आपको। नंबर 3 वुड बी कि एक इंडिविजुअलिटी, जो कि हमारे सेकंड पॉइंट से ही रिलेटेड है, वो होनी चाहिए। आप अपने ही बंदे से, जिससे आप प्यार करते हैं, उनसे वो जो है वो मत छीनिए, उन्हें कुछ और बनाने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, आप अपने शेयर्ड इंटरेस्ट कर सकते हैं, जिसमें समझ लो अगर किसी को कोई स्पेसिफिक हॉबी पसंद है, तो दूसरा बंदा भी वो हॉबी में हेल्प कर रहा है या उनके साथ इनिशिएटिव ले रहा है। लेकिन अगर आप उन्हें ये बोलो कि नहीं, तुम कुकिंग छोड़ के तुम पेंटिंग ही करो क्योंकि मुझे वो पसंद है, वो गलत है। तो इंडिविजुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज आप एक तरीके के इंसान हो, आप चाहते हो आप जिससे प्यार करो वो भी उसी तरीके का हो, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम ह्यूमन बींग्स बहुत अलग होते हैं एक दूसरे से। कोई भी इंसान सिमिलर नहीं होता। मे बी आप एक्सट्रोवर्टेड हो और आपका पार्टनर भी एक्सट्रोवर्टेड है, लेकिन उस डिग्री, मतलब
मे बी वो 0.10 पे एक्सट्रोवर्टेड हो और आप 0.7 पे, तो जो वो 3 नंबर का फर्क भी है ना, वो भी आपको एक सेपरेट इंडिविजुअल बनाता है। नंबर 4th वुड बी स्पेस। स्पेस का मतलब ये नहीं होता कि कोई चांद पे चला जाए और मुझे इससे इतना दूर हो जाए। स्पेस का मतलब ये होता है कि जो एक आदमी या औरत को अपने में रहने का एक सुकून जो मिलता है थोड़े टाइम के लिए, कोई ये नहीं कह रहा कि 2 दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो या 3 दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि दिन का 1-1.5 घंटा हर इंसान डिजर्व करता है कि वो उसका खुद का हो। तो बस उतनी स्पेस एक रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड है। मैं ये नहीं कह रही ये कोई एक सेट फॉर्मेट है कि नहीं 1-1.5 घंटा ही देना है, बट जो भी आपके लिए वर्क कर रहा है, आपको उस पे सबसे पहले समझना है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है और फिर वही चीज अपने पार्टनर को भी एक्सप्लेन करनी है। तो अब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, जो इंस्टाग्राम पे आजकल फेमस हुए हैं रेड फ्लैग्स के नाम से। ये रेड फ्लैग्स जो आप जितनी जल्दी पहचानेंगे उतना लॉन्ग रन के लिए आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहला, कंट्रोल। अगर आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ऐसे मत करो, या मेरे साथ ही घूमो, आप उससे बात नहीं कर सकते, आप इससे बात नहीं कर सकते, ये सब छोटी छोटी चीजें मिला के एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की रोड बनाती हैं। तो आपको ये पहचानना है सबसे पहले कि आप वैसे इंसान खुद तो नहीं है, तभी आप दूसरे अपने पार्टनर को देखें कि वो ऐसे इंसान तो नहीं है। नंबर 2 वुड बी मैनिपुलेशन। अपना काम निकलवाने के लिए अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करना या अपनी बात मनवाने के लिए अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मैनिपुलेट करते हैं, पर वो कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है और किन सिचुएशंस में करना है, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि उस इंसान के साथ जो आपके दिल के बहुत करीब हो। अगर आपको मैनिपुलेट करके ही कोई चीज करवानी पड़ रही है या कोई आपसे कुछ मैनिपुलेट करके ही करवा रहा है, तो उस चीज को करने का कोई फायदा ही नहीं होगा ना। अगर कोई काम मैनिपुलेशन से कराया जा रहा है, उसके अंदर वो दिल ही नहीं होगा, आपको भी अंदर से पता होगा कि हाँ मैंने कुछ तो उल्टा पुल्टा करा है जिसकी वजह से ये काम मेरा हो रहा है। तीसरा होगा गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग आई नो आजकल लोग बहुत ही कैजुअली यूज कर रहे हैं, बट इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि कोई इंसान आपको वो कह रहा है कि आप वो फ़ील ही नहीं कर सकते, या वो आपको ये बोल रहे हैं कि जो आप कह रहे हो वो गलत है, या वो आपको ऐसा महसूस करा रहे हैं कि जो उन्होंने करा है वो तो उन्होंने करा ही नहीं और आप ही गलत समझ रहे हो। तो उसे गैसलाइटिंग कहते हैं। समझ लीजिए कि मेरा पार्टनर आज आके मुझे ये बोलता है कि मुझे ना अच्छा नहीं लगा जब तुमने वो बात बोली, और मैं उन्हें आगे से बोलती हूँ कि अरे मैंने तो ये बात बोली ही नहीं थी, अगर मैंने बोली भी है तो तुमने ही गलत समझा होगा। उसे गैसलाइटिंग कहते हैं। जब आप गैसलाइटिंग समझ जाते हो तो आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा 4th पॉइंट है वो है आपकी सेल्फ वर्थ को कम करना या आपको नीचा दिखाना। अगर आपका पार्टनर आपको छोटे-छोटे जोक्स में फ्रेंड्स के साथ या प्राइवेटली भी आपको नीचा दिखाते हैं या आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप बहुत ही मतलब एक लो पेडेस्टल पर हो उनके लिए, तो वो बहुत ही एक टॉक्सिक चीज़ है, जो आगे जाके रिलेशनशिप में आपको बहुत ही अंडर वैल्यूड और अंडर कॉन्फिडेंट फील कराएगी। शुरू में आपको मे बी ये चीज़ आप हँसी मज़ाक में टाल दो, लेकिन आगे जाके वो रिलेशनशिप कभी भी हेल्दी नहीं हो पाएगा। अगर आपके साथ इनमें से कोई भी चीज़ें हो रही हैं या ऐसी कुछ और चीज़ें हो रही हैं जो आपको अफ़ेक्ट कर रही हैं, या आप सोचते हो कि अरे मतलब कुछ तो गड़बड़ है, एक गट फीलिंग आती है ना कभी-कभी, तो मे बी वो गट फीलिंग सही हो। उस गट फीलिंग की बात सुनिए, अपनी कॉन्शियसनेस की, अपनी कॉमन सेंस की बात सुनिए, क्योंकि कभी-कभी कॉमन सेंस सच बोल जाती है। अब जब हम इस पड़ाव पे पहुंच गए हैं कि हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली है ब्रेकअप्स और रिलेशनशिप्स की, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब-जब आपको लगे कि रेड फ्लैग्स है रिलेशनशिप में, तो उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाइए। अपने पार्टनर को ज़रूर बताइए कि आपको ये महसूस हो रहा है। अगर आप किसी ब्रेकअप से निकल रहे हैं, तो सिर्फ़ डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जो थोड़ी-सी मैंने एक लिस्ट दी है, उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करिए। थेरेपी हमेशा एक सॉल्यूशन है, वो रेडिली अवेलेबल है। आजकल बहुत सारे लोग थेरेपिस्ट बन भी रहे हैं और दुनिया में बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, जो बैठे हैं यहाँ आप सबकी मदद करने के लिए। तो हेल्प माँगने में झिझकिए मत। हेल्प सीक करने में ऐसा मत सोचिए कि
आप पे कोई बाहर पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब इंसान हैं, हम सबको हेल्प की जरूरत कभी ना कभी लाइफ में पड़ती ही है। तो लव, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप ये जिंदगी का एक पार्ट है। इसको एक पार्ट ही रहने दें, उसे अपनी पूरी जिंदगी ना बनाइए। तो आज मैं कंक्लूड करती हूँ ये बोल के कि मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई आपको और आपकी मेंटल हेल्थ को हैम्पर कर रहा है तो कोशिश करिए कि या तो इस इंसान से थोड़ी दूरी बनाएं या एक बाउंड्री बनाएं, या फिर थेरेपी पे ज़रूर जाएं और पहचानिए कि क्या और कैसे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हो। मैं जोश टॉक्स को काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत टाइम से इन्हें फॉलो भी कर रही हूँ। जोश टॉक्स ने एक प्लेटफॉर्म दिया है उन सब लोगों को जिनकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं और वो उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं। तो एंडिंग में मैं जोश टॉक्स को फुली अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत सारी आवाज़ों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, बहुत सारे लोगों को हेल्प करने के लिए, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी स्टोरीज आप तक पहुँचाने के लिए, जो कि रिलेट कर पाते हैं उन स्टोरीज के साथ।